नमस्ते जी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर दैट इज़ किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। राजा, किसान और नगर व्यवस्थाएं। इसमें हम लोग 600 बीसीई से लेकर के 600 सीई के बारे में पढ़ेंगे। 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के समय के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इस समय में क्या क्या चेंजेस हुए थे। Now, introduction. Several developments took place in different parts of the subcontinent during the long span of 1500 years following the end of the हड़प्पन civilization. देखिए इस समय में ये जो हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद, मतलब हड़प्पा सभ्यता के 1500 सालों के बाद एक उपमहाद्वीप के काफ़ी सारे हिस्सों में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे, काफ़ी सारे विकास यहाँ पे हुए थे। Also mentioned in Rigveda was composed by people living along the Indus and its tributaries. और यहाँ पे जो सिंधु नदी थी और उसकी सहायक नदियों के आसपास रहने वाले लोगों ने सबसे पहले ऋग्वेद का लेखन किया था। ऋग्वेद जो है दैट इज़ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ अ रिलीजियस बुक। हमारे संसार में सबसे पुरानी पुस्तक जो है ऋग्वेद को माना जाता है और ये एक धार्मिक पुस्तक है। एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स एमर्ज्ड इन नॉर्थ इंडिया एंड दक्कन प्लेटू द पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो सेटलमेंट्स थी मीन्स कृषक बस्तियां जो थी वो उपमहाद्वीप के उत्तरी भारत में, दक्कन के पठार में और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में एमर्ज हुई थी इसी समय में। एविडेंस ऑफ पेस्टल सेटलमेंट हैज़ बीन फाउंड इन द दक्कन एंड फर्दर साउथ। और इसके अलावा जो चरवाहे बस्तियां थी उनके प्रमाण भी दक्षिण में और दक्षिण भारत के अनेक क्षेत्रों में मिले हैं। न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ एलोबरेट स्टोन स्ट्रक्चर नोन एज मेगालिथ्स एमर्ज्ड इन द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई। देखिए अब ईसा पूर्व की पहली सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार करने के नए नए तरीके सामने आए थे जिन्हें महापाषाण के नाम से जाना जाता था। इस समय में क्या किया जाता था कि जो दफनाए जाते थे लोग उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थरों को रखा जाता था। और इसके अलावा नाउ प्रिंसिप एंड द पियदस्सी। अब हम प्रिंसिप और पियदस्सी के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या था। जेम्स प्रिंसिप वॉज एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. He deciphered Brahmi and Khrosti script and helped us known about this period in 1830s. In the script, he found a mention of a king called Piyadasi, meaning peasant to be hold. There is a perception that Piyadasi must have been used for King Ashoka, grandson of Chandragupta Maurya. देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको प्रिंसिप के बारे में पता होना चाहिए कि प्रिंसिप जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक पहले अधिकारी थे जिन्होंने ब्रह्मी और ख्रोस्टी का अर्थ निकाला था। और ये अर्थ इन्होंने कब निकाला था? 1830 में। और इन्होंने अपनी जो ये लिपियां हैं लिपियां हैं इसमें जो राजा का नाम बताया गया है, राजा को एक टाइटल दिया गया है, एक उपाधि उसको दी गई है जिसका मीन्स है पियादसी। पियादसी का मीन्स होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा। यहाँ पे जो पियादसी है मीन्स जो देखने में बहुत सुंदर है। देयर इज अ परसेप्शन दैट पियादसी मस्ट हैव बीन फॉर किंग अशोका, ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ पर ये अवधारणा है कि ये जो टाइटल यूज किया गया है अशोक के लिए, अशोक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है द अर्लीस्ट स्टेट, द 16th महाजनपदा, फर्स्ट अमंग 16 मगध। देखिए अब आरंभिक जो राज्य थे वहाँ पे 16 नए बड़े बड़े नगरों का उदय हुआ और उनमें सबसे पहला जो था दैट वाज मगध। लेट अस डिस्कस अबाउट इट। देखिए द 16 महाजनपदास मेंशन्ड इन बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट टेक्स्ट। सबसे पहले इनका जो यूज़ किया गया है, मतलब जो महाजनपद हैं वो बौद्ध और जैन साहित्य में इनके बारे में बताया गया है। इंक्लूड वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार एंड अवंती। और देखिए इनमें से कुछ महत्वपूर्ण जनपद आपको बताए गए हैं जिनके नाम ये हैं वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। इनके नेम जो हैं वो मोस्टली सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी
प्रलेख हैं उनमें सेम मिलते हैं। सम महाजनपदास वर रूल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ किंग्स डिसाइडिंग अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द किंगडम कोल्ड संघाज एंड गनाज। और यहाँ पे महाजनपद में जो शासन करने वाले लोग थे वो ग्रुप ऑफ किंग्स होता था, मतलब राजाओं का शासन होता था। और उनमें गण और संघ के नाम से सबसे अधिक प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था, और इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति जो था वो अपने आप को राजा कहता था। महाजनपदा हैड इट्स ऑन कैपिटल, और हर एक महाजनपद की अपनी अपनी राजधानी होती थी। नाउ फर्स्ट अमंग द 16। अब इतना 16 महाजनपद आपको बताए गए हैं कि महाजनपद जो होते हैं वो 16 होते हैं, और यही वो टाइमिंग था जिसको हमारी हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट बोला जाता है, क्योंकि इस समय में काफ़ी बड़े बड़े अलग अलग परिवर्तन यहाँ पे हुए थे। अब देखिए महाजनपद जो है मगध वो सबसे फर्स्ट क्यों है। इम्पोर्टेंस ऑफ मगध, देखिए यहाँ पे मैप में आप लोगों को मैप में अच्छे से मगध दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो आपका पश्चिम बंगाल का एरिया है और इसके अलावा उड़ीसा का जो हिस्सा है यहाँ पे आपको मगध दिखाई दे रहा है। तो क्यों ये इम्पोर्टेंस था, ऐसा क्या रीज़न था। इम्पोर्टेंस ऑफ मगध, फर्टाइल लैंड इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, iron for making tools, forest provide elephants for the cavalry, river water resources provide cheap transportation, ambitious kings such as अजातशत्रु, बिम्बिसारा, महान पद्मनंद। देखिए सबसे पहले तो यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट ये जो था मगध था, इसके पीछे काफ़ी सारे कारण थे। ये भी एक आपके पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि महाजनपद जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना। क्योंकि यहाँ पे एक तो फर्टाइल लैंड था, उपजाऊ भूमि थी, और दूसरा यहाँ पे जिससे फसल बहुत अच्छी हो जाती थी। दूसरा यहाँ पे क्या था, लोहे की खदानें थी, और जिससे कि उन्हें आसानी से उपकरण और हथियार बनाने के लिए लोहा मिल जाता था। और इसके अलावा फॉरेस्ट प्रोवाइडिंग एलिफेंट्स फॉर कैवेलरी, और यहाँ पे जंगली क्षेत्रों में हाथी बहुत संख्या में उपलब्ध होते थे जिनका यूज़ ये लोग सेना के लिए करते थे। एंड रिवर वाटर रिसोर्सेज प्रोवाइडेड चीप ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा यहाँ पे क्या था कि जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी वहाँ पे आवागमन जो था, आना जाना सस्ता पड़ता था। अच्छा रिसोर्स थी, मतलब नदियाँ जो थी वो यातायात का एक अच्छा साधन थी। इसके अलावा यहाँ के जो राजा थे बहुत ज़्यादा एम्बिशियस का मीन्स होता है बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे, वो अपने राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार ये लोग करना चाहते थे। नाउ एन अर्ली एम्पायर, आरंभिक राज्य। फाइंडिंग अबाउट द मौर्याज, एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर। अब हम लोग ये देखेंगे कि फाइंडिंग अबाउट द मौर्याज, मौर्याज की जानकारी कैसे होती है, वहाँ का प्रशासन कैसे चलता था, और हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर, और ये जो शासन था इतना महत्वपूर्ण क्यों था। लेट अस सी। देखिए फाइंडिंग अबाउट द मौर्याज, मौर्याज के बारे में जानकारी प्राप्त करना। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है एक, जो कि कौटिल्य की है। आपको पता होगा कि इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, ठीक है। और मेनली फाइंडिंग अबाउट द मौर्याज, मौर्याज की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। सोर्सेज इन्होंने बताए हैं लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल। देखिए लिटरेरी जो होते हैं साहित्यिक सोर्सेज जो हैं जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। एक बुक यहाँ पे लिखी गई है इंडिका। इंडिका जो है वो मैग्स्थनीज के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, और मैग्स्थनीज कौन था यहाँ पे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए एक यूनानी राजदूत थे, इनके द्वारा इसको लिखा गया है। दूसरा आपके पास आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य चाणक्य। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। कौटिल्य का नाम ही चाणक्य है। ये पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, आपको यहाँ पे चाणक्य दिखाई दे रहे हैं, विष्णुगुप्त भी इनको बोला जाता है। उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल हमारे पास सोर्सेज हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दैट इज स्कल्पचर्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस ऑन पिलर्स एंड रॉक्स। देखिए पुरातात्विक कुछ सोर्सेज हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। मूर्तियां हैं, सिक्के हैं, और इसके अलावा अभिलेख लिखे गए हैं जो कि रॉक्स के ऊपर, चट्टानों के ऊपर और स्तंभों के ऊपर लिखे हुए काफ़ी सारे ये रिसोर्सेज इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, अभिलेख मिले हैं। देखिए अभिलेख क्या होते हैं, जितने भी जो भी हार्ड सरफेस के ऊपर जो
खुदे हुए लेख होते हैं, उनको अभिलेख कहा जाता है। तो ये भी एक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें किन सोर्सेज से होती है, इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, साम्राज्य का प्रशासन। अब इतना बड़ा विशाल साम्राज्य था, इसको किस प्रकार से इन लोगों ने संभाला था, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था इनका। फर्स्टली 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स, तक्षशिला, तौसली, उज्जैनी, स्वर्णगिरी एंड पाटलिपुत्रा। देखिए इन्होंने क्या किया, अपने पूरे साम्राज्य को 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर्स में, राजनीतिक केंद्रों में इन्होंने इसको बांट दिया था, और इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ये याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। उसके अलावा 4 प्रोविंसेस और थे, 4 प्रांत और थे, तक्षशिला है, उज्जैनी है, तौसली है और स्वर्णगिरी है। मैग्स्थनीज मेंशनड ऑफ अ कमेटी विद सब कमेटीज फॉर कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज फॉर मिलिट्री एक्टिविटीज। और इसके अलावा मैग्सनीज ने ये बताया है कि इन्होंने अपने प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिए अपनी जो कमेटीज इन्होंने बनाई हुई थी, आगे उनको 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। आगे 6 पार्ट में मीन्स उप समितियां इन्होंने बनाई हुई थी, जिससे ये जितने भी मिलिट्री एक्टिविटीज थी, जो भी इनकी सैनिक क्रियाएं थी, उनके ऊपर ये लोग नियंत्रण रख सकते थे। देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपकी एक मतलब जो ये कमेटीज़ बनाई गई हैं, सबका अलग अलग काम था। मतलब कुछ कमेटीज़ ऐसी थी जो पैदल सैनिक हैं उनके उनके कार्यों का संचालन करती थी, और इसके अलावा कुछ जो यातायात के साधन हैं, यातायात का और खान पान का संचालन करती थी। एक कमेटी है नौसेना का संचालन करती थी। इसी प्रकार से फोर्थ जो है वो कैवलरी का, जो आपके अश्वारोही होते थे, घोड़े होते थे, उनका रख रखाव देखा जाता था इसमें। और 5वीं कमेटी जो है वो रथारोहियों की देखभाल करती थी, उनके खाने पीने का अरेंजमेंट किया जाता था। और इसी प्रकार से छठी जो कमेटी है उसका काम क्या था, उसका काम था हाथियों का संचालन करना। और सबसे मेन जो कार्य था वो दूसरी सब कमेटी का था, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, इसके अलावा जानवरों के चारे के लिए खान पान की व्यवस्था करना, और सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना भी इन्हीं का काम था। अशोका स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म टू होल्ड द एम्पायर। और इसके अलावा अशोक ने अपने साम्राज्य के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए इसने धर्म का प्रचार किया था। हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर। अब ये साम्राज्य इतना शक्तिशाली क्यों था या कैसे था। देखिए 2 पॉइंट्स, 1 इन फेवर 1 अगेंस्ट। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनसे एक पॉइंट जो है वो मौर्य साम्राज्य के फेवर में है और दूसरा उसके विरुद्ध है। इट इज़ द फर्स्ट एम्पायर टू बी फाउंड इन इंडिया हिस्ट्री, सो हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस। सबसे पहले तो मौर्य साम्राज्य जो है वो सबसे पहले पाया गया हमारे भारतीय इतिहास में। सबसे पहले जो है यही काल था जब से भारतीय इतिहास की रचना होनी शुरू हुई थी। मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना जाता है। बट इट हार्डली लास्टेड फॉर 150 ईयर्स। परंतु ये जो साम्राज्य था सिर्फ 150 वर्षों तक ही चल पाया था। आर डिबेट स्टिल गोइंग अमंग हिस्टोरियंस रिगार्डिंग द सेम। और आज भी जो इतिहासकार हैं उनमें इस समय को लेकर के बहुत डिबेट आपस में चलती रहती है। नाउ न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, चीफ्स एंड किंग्स इन साउथ, डिवाइन किंग्स। अब यहाँ पे न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप मीन्स राजधर्म के नए सिद्धांत, जिनमें हम लोग चीफ के बारे में, किंग्स के बारे में पढ़ेंगे, साउथ के दक्षिण के जो राजा थे और सरदार थे, और इसके अलावा डिवाइन किंग्स के दैवीय राजा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ चीफ इन साउथ। देखिए आपको इंडिया का ये मैप दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको अच्छे से ये कुछ किंगडम्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि हैं चोल्स हैं, चेर्स हैं, पांड्यस हैं। ये सारे का सारा जो हिस्सा है ये साउथ में आता है, ठीक है। ये नई नई सरदारियां थी जो इस समय में एमर्ज हुई थी। चीफडम्स ऑफ द चोलास, चेरास एंड पांड्यस एमर्ज्ड। इस समय में दक्षिण में चोल, चेर, पांड्य जैसे सरदारियों का उदय हुआ था। और चीफ्स क्या करते थे, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम द विलेजर्स। अब ये जो मुखिया लोग होते थे, इनका मेन काम क्या था कि गांव के जो लोग हैं उनसे क्या करना है,
गुड्स को रिसीव करना है, जो भी चीज़ें उनके पास हैं उन सबको रिसीव करना है। और किंग्स कलेक्टेड टैक्सेस, और जो राजा लोग होते थे उन वो लोग क्या करते थे, वो जनता से अपने अपने जो टैक्सेस होते थे वो उनको उनसे रिसीव किया जाता था। नाउ नेक्स्ट इज डिवाइन किंग, दैवीय राजा जिसको कहा जाता है। देखिए दैवीय राजा का मीन्स यहाँ पे क्या है कि राजा जो थे वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव्स मानते थे ईश्वर का। टू प्रेजेंट देमसेल्व्स एज सुपीरियर नो नीड टू बी वर्शिप्ड। अब यहाँ पे राजा लोग क्या करते थे, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए ये लोग वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। फर्स्ट क्लेम्ड बाय कुशांस इन फर्स्ट सेंचुरी सी ई क्लेमिंग टू बी देवपुत्रा। और ऐसा करने के लिए ये लोग क्या करते थे, अपने आप को देवताओं का रिप्रेजेंटेटिव शो करने के लिए उनके नाम की उपाधियां धारण कर लेते थे। और सबसे पहले ये जो उपाधि थी कुषाण शासकों ने लगाई थी अपने नाम के आगे। और कुषाण शासकों की उपाधि क्या थी, उनका टाइटल क्या था, ये था देवपुत्र। ड्यूरिंग फोर्थ सेंचुरी प्रशस्ति कंपोज टू प्रेज किंग इन गुप्ता पीरियड। देखिए प्रशस्ति क्या होती हैं, प्रशस्ति वो होती हैं जहाँ पे राजा जो है उसकी प्रशंसा में ये लिखी जाती हैं। और जो राजा के दरबार में रहने वाले कवि होते हैं उन्हीं के द्वारा इनको लिखा जाता है। तो फोर्थ सेंचुरी में प्रशस्ति लिखी गई थी गुप्त पीरियड के बारे में, गुप्ता साम्राज्य के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति रिटन बाय हरिसेन फॉर समुद्रगुप्त इन संस्कृत। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रशस्ति आपके पास आई है जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, और जिसको कि समुद्रगुप्त के कवि के द्वारा, हरिसेन जो हैं वो उनके राज दरबारी थे, उनके द्वारा उसको लिखा गया था। और ये मेनली जो इसकी लैंग्वेज है ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। उसके बाद आपके पास आता है चेंजिंग कंट्री साइड, मीन्स बदलता हुआ देहात, चेंजिंग कंट्री साइड। अब देखिए पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग्स, अब जनता में राजा की क्या परसेप्शंस थी, क्या छवि थी। स्ट्रेटजी फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, उपज को बढ़ाने के तरीके। डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी, ग्रामीण समाज में जो विभिन्नताएं थी उनके बारे में। एंड लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट्स, और भूमि अनुदान और नए नए जो ग्रामीण अभिजात वर्ग हुआ है उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग्स, राजा के बारे में जनता की क्या छवि थी, राजा की क्या छवि थी। देखिए नो अकाउंट्स बाय पीपल अबाउट देयर किंग्स। अब लोग जो थे वो राजा के बारे में क्या सोचते थे। फ्रॉम ओरल फोक टेल्स सच एज पंचतंत्रा एंड गैंडी Gandindu Jatkas were lately written in Pali in first millennium CE। तो राजा के बारे में जनता जो है वो क्या सोचती थी, तो ये चीज़ों की बात जानकारी हमें जातक और पंचतंत्रों से मिलती है। यहाँ पे एक कहानी में बताया गया है, गंधतिंदु जातक नाम की एक कहानी में बताया गया है कि एक जो कुटिल राजा की प्रजा होती है वो किस प्रकार से दुखी रहती है। मतलब जो राजा अगर कुटिल है तो उसके राज्य में रहने वाले जो जनता है, महिलाएं, पुरुष, जानवर, सभी के सभी दुखी होते हैं। और जब राजा अपनी पहचान बदल करके, इसमें क्या होता है इन कहानियों के अकॉर्डिंग, राजा अपने अपनी जनता के सामने अपना भेष बदल करके जाता है कि जनता उसके बारे में क्या सोचती है। तो जब राजा को पता चलता है कि सारी की सारी जो भी प्रॉब्लम उस जनता को फेस करनी पड़ रही है उनका कारण कौन है, राजा है। राजा को ही वो अपनी सभी प्रॉब्लम का कारण मान करके उसको भला बुरा कहते हैं। और उसके अलावा वन स्टोरी डिपिक्ट अबाउट अ विग्ड किंग कलेक्टिंग टैक्सेस लीडिंग पीपल टू हाइड एंड लिव फॉरेस्ट। और एक कथा में तो ये पता चलता है कि राजा और प्रजा जो है, मीन्स राजा जो है वो अपनी जनता से टैक्स कलेक्ट करता है। दिन में तो राजा उनको टैक्स कलेक्ट करता है, उनसे राजस्व इकट्ठा करता है, और रात को जो डकैत होते हैं वो आकर के उनका माल लूट लेते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, जंगलों में जा कर के अपना शरण ले लेते हैं। नाउ स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, अब उत्पादन को बढ़ाने के कौन कौन से तरीके यहाँ पे यूज किए गए थे। अनदर वे टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ टैक्सेस वॉज टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए
दूसरा तरीका क्या था? ग्रोइंग डिमांड ऑफ टैक्सेस वाज टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, कि अगर टैक्सेस को बढ़ाना है तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा। आयरन प्लफशेयर वाज यूज्ड टू टर्न एलुवियल सॉइल इन एरियाज विद हाई रेनफॉल। अब जिन क्षेत्रों में ज़्यादा रेनफॉल होती थी, बारिश ज़्यादा होती थी, वहाँ पे ये लोग लोहे के हल वाले का यूज़ करते थे, जहाँ पर मतलब जो एलुवियल सॉइल है, जो उपजाऊ मिट्टी है, उसको टर्न करने के लिए। सेमी एरिड रीजन दैट इज़ पंजाब, राजस्थान डिड नॉट अडॉप्ट दिस टेक्निक टिल 20 सीई। और जो अर्ध शुष्क क्षेत्र थे, जैसे कि पंजाब और राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र थे, वहाँ पर ये जो तकनीक थी 20वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। हिली ट्रेंस प्रैक्टाइज्ड हो एग्रीकल्चर, और जितने भी हिली ट्रेन्स थे, मीन्स जो पर्वतीय क्षेत्र होते थे, वहाँ पे हो का यूज़ किया जाता था। हो यहाँ पे बोला जाता है कुदाल को। कुदाल की खेती यहाँ पे की जाती थी, जो ऐसे इलाकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती थी। इरिगेशन थ्रू वेल्स एंड टैंक्स कैनल्स वर लेस। और इसके अलावा कुओं से, तालाबों से और कहीं-कहीं पे नदियों के माध्यम से भी सिंचाई की जाती थी। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी। ग्रामीण समाज में क्या क्या विभिन्नताएं थी? गृहपति टर्म यूज्ड इन पाली टेक्स्ट मीनिंग हेड और मास्टर ऑफ द हाउस होल्ड। देखिए यहाँ पे गृहपति वर्ड यूज किया गया है, जिसका क्या मतलब था, और ये जो शब्द है ये पाली भाषा का उपयोग है, जिसका प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। एंड इन तमिल लिटरेचर संगम टैक्सेस डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज accessibility। और तमिल के जो साहित्य हैं उनमें जो गांव में रहने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों का उल्लेख किया गया है, जिनका जो अंतर किया जाता था लोगों में, उनके रिसोर्सेज के ऊपर उनका कितना अधिकार है, इसके आधार पर किया जाता था। वेलार, वेलार किसे कहा जाता था? लैंड ओनर्स को, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे। उजाहर किसे कहा जाता था? उजाहर कहा जाता था प्लफ मैन को, जो कि हलवाहा होता था, मीन्स जो हल चलाने वाला होता था। एंड एडामाई किसे कहा जाता था? एडामाई कहा जाता था स्लेव्स को। तो इस प्रकार से समाज जो था उसमें बहुत ज़्यादा विभिन्नता थी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, और जिस जिस मतलब सभी लोगों को रिसोर्सेज के आधार पर इनकी उसमें पहुंच होती थी रिसोर्सेज तक, उन्हीं लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते थे। नेक्स्ट आपके पास आता है लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट्स, भूमि दान और नए संभ्रात ग्रामीण। देखिए लैंड ग्रांट्स रिसोर्सेज, कॉपर प्लेट्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड मे बी अ सिंबल सर्टिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द लैंड। देखिए भूमि अनुदान के जो प्रमाण मिले हैं, उनमें सबसे पहले क्या है कि ये जो होते थे कॉपर की प्लेट्स के ऊपर खुदे हुए मिले हैं, पत्थरों पर मिले हैं लेख लिखे हुए। और इसके अलावा जिसमें पूरा मतलब ये साक्ष्य होते थे किसी लोगों को, किन्हीं लोगों को ज़मीन का मिलने का। प्रभावती गुप्त, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य, मैरिड इन वकाटक। देखिए एक महारानी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, बात कही गई है प्रभावती गुप्त के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उसका विवाह वकाटक परिवार में हुआ था। देखिए पहले क्या होता था, हमारे जो ये ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग ये था कि महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था। बट प्रभावती गुप्त जो हैं उन्होंने अपने अधिकार किया और अधिकार भी लिया, और इसके अलावा जमीन दान में भी इन्होंने दी थी। लीगल टेस्ट suggest that women don't have independent access to resources such as land, but evidence have been found that she has granted land। तो ये हमारा हो चुका है। Other reason for land grants strategy to increase agriculture area, win allies used to strengthen political power। और दूसरा तरीका, दूसरा उद्देश्य क्या था भूमि को अनुदान में देने का, भूमि को दान में देने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी रणनीति अपनाई जाए जिससे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर का कृषि जो है वो बहुत ज़्यादा उसको बढ़ाई जा सके, और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एलाइज की जा सके। और इसके अलावा जो मतलब ऑनर हैं, लैंड ऑनर हैं, उनकी अपना राजनीतिक सत्ता में उनका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हो।
टू प्रोजेक्ट themselves एज सुपरमैन दे आर सुपीरियर हैव सम अथॉरिटी, और अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर दिखाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन का दान लोग करते थे। नाउ टाउन्स एंड ट्रेड्स, नगर और व्यापार, न्यू सिटीज़, अर्बन पॉपुलेशन, एलाइट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, कॉइन्स एंड किंग्स। अब देखिए, नगर और व्यापार, नए नए शहर, अर्बन पॉपुलेशन, एलाइट्स एंड क्राफ्ट्समैन, ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, कॉइन्स एंड किंग्स। लेट अस सी। देखिए, न्यू सिटीज़, अब यहाँ पे जैसे कि आपको बताया कि ट्रेड बहुत ज़्यादा होने लगा था, नए नए शहर एमर्ज हुए। यहाँ पे आपको पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है। पाटलिपुत्र रेवरिन रूट टाउन। अब पाटलिपुत्र जो था वो एक नदी मार्ग के किनारे बसा हुआ शहर था। और उज्जैनी, उज्जैनी लैंड रूट टाउन था। उज्जैनी जो है वो लैंड रूट टाउन था नियर कोस्ट, जो कि समुद्र के किनारे पर था। ये एक भूतल मार्गों के किनारे थे। और इसके अलावा मथुरा कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज सेंटर। मथुरा जो था इस समय का बहुत ही प्रसिद्ध व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। नेक्स्ट आता है अर्बन पॉपुलेशन, एलाइट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, नगरीय जनसंख्या, सम्राट वर्ग और शिल्पकार। एलाइट्स लिव्ड इन फोर्टिफाइड सिटीज। फोर्टिफाइड का मीन्स होता है किलेबंद शहरों में ये लोग रहते थे, जो सम्राट लोग होते थे, शासक वर्ग होते थे। आर्टिफैक्ट्स एग्जीक्यूटेड इंक्लूड फाइन पोएट्री, बाउल्स, डिशेस, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वीपन, वेसल्स, फिगरेंस। अब देखिए, जो ये आर्टिफैक्ट्स जो हैं, मतलब जिनका ये लोग उपयोग करते थे, या जो भी शिल्प कलाएं वहाँ पे मिली हैं, इनमें मेनली आभूषण हैं और सोने चांदी के आभूषण हैं। इसके अलावा हाथी दांत का, शीशे के और तरह तरह के पदार्थों के बने हुए गहने, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी यहाँ पे मिली है। एमर्जिंग ऑक्यूपेशंस इंक्लूड वीवर्स, ब्लैक गोल्ड स्मिथ, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, पोर्टर्स, कारपेंटर्स। और यहाँ पे इन नगरों में रहने वाले लोग जो थे वो धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में भी वहाँ पे वर्णन मिला है। रोल ऑफ गिल्ड्स हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड। और यहाँ पे गिल्ड्स का भी उल्लेख मिला है। गिल्ड्स क्या होते हैं? दे आर द ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स एंड प्रोड्यूसर्स। व्यापारियों के और उत्पादकों के समूह होते हैं जो कि अपने ट्रेड के ऊपर पूरी तरह से अपना नियंत्रण रखते हैं। नाउ ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। अब व्यापार उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। इंडिया हैड कॉन्टैक्ट विद कंट्रीज ऑन द ईस्टर्न साइड along with the Bay of Bengal, as well as on the western side with North Africa, West Asia and some part of Europe as well. देखिए, आपको ये रेड लाइन में दिखाई दे रहा है कि इंडिया का जो ट्रेड था वो दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड किया जाता था यहाँ पे। और इंडिया का जो ट्रेड था, इंडिया हैड कॉन्टैक्ट विद कंट्रीज ऑन द ईस्टर्न साइड along with Bay of Bengal, as well as on the western side with North Africa, West Asia and some part of Europe as well. अब भारत जो था वो अमेरिका के साथ, अफ्रीका के साथ और यूरोप के साथ भी व्यापार करता था। सक्सेसफुल मर्चेंट्स वर कोल्ड मासुतवन इन तमिल एंड सेठीज एंड सातवाहस इन प्राकृत। अब जितने भी जो बड़े बड़े ये थे मर्चेंट्स थे, व्यापारी लोग थे, इनको तमिल भाषा में मस्थुवन और प्राकृत में सतवाह और सेठी के नाम से ये लोग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। वाइड रेंज ऑफ गुड्स वर ऑल्सो एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज। और यहाँ से दूसरी जो चीज़ें थी, जैसे काली मिर्च है, मसाले, कपड़े आदि की मांग बहुत ज़्यादा यहाँ पे थी। नेक्स्ट, कॉइन्स एंड किंग्स, सिक्के और राजा। देखिए, सिक्के और राजा क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड टुक प्लेस थ्रू कॉइनेज। अब यहाँ पे जो भी लेन देन किया जाता था व्यापार के लिए, वो सिक्कों के द्वारा किया जाता था। ये 2 टाइप के सिक्के आपको दिखाई दे रहे हैं। पंच मार्क कॉइन्स ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। पंच मार्क सिक्कों का, चांदी और तांबे के पंच मार्क सिक्के यहाँ पे सबसे पहले यूज किए गए थे। अब पंच मार्क क्या होते हैं? देखिए, ऐसे सिक्के जिनके ऊपर कोई मूर्ति वगैरह छपी होती है, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है।
Coins had inscriptions, pictorial representation, etc., which was issued by kings. अब कॉइन्स जो ये सिक्के होते थे, इनके ऊपर क्या होता था, पिक्चर्स होती थी राजा की द्वारा, जिन राजाओं ने इनको इशू किया जाता था. फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इशूड इन फर्स्ट सेंचुरी CE बाय कुशान, vertically identical in weight to those issued by contemporary Roman emperors. अब देखिए, सबसे पहले सोने के जो सिक्के थे वो कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए थे, और इनका आकार, मतलब जो सिक्के इन्होंने जारी किए थे, इनका आकार और वजन उस समय के रोमन सम्राटों और ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बिल्कुल बराबर था. नाउ बैक टू बेसिक्स. अब दोबारा से मूल बातों के बारे में. हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डिसिफर्ड, किस प्रकार से इनका अर्थ निकाला गया था. हाउ ख्रोस्टी वॉज रीड, ख्रोस्टी को कैसे पढ़ा गया. एंड हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस. हाँ जी, डिस्फेयरिंग ब्रह्मी. ब्रह्मी जो है वो एक स्क्रिप्ट है जिसको कि उनके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था. सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था इसके बारे में. स्क्रिप्ट वॉज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन. ज़्यादातर जो अशोका के अभिलेख मिले हैं उसमें इसी स्क्रिप्ट का, ब्रह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है. फ्रॉम लेट 18th century, European scholars aided by Indian pundits worked backward from contemporary Bengali and Devanagari मैन्यूस्क्रिप्ट. अब यहाँ पे क्या किया गया था कि 18वीं शताब्दी में यूरोपियन विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन किया था. मैन्यूस्क्रिप्ट होता है पांडुलिपि, ठीक है. पांडुलिपि मीन्स जो हाथ से लिखी जाती है. ऑल्सो assumed inscriptions to be in Sanskrit although were in प्राकृत. और इसके अलावा उन्होंने प्राचीनतम जो अभिलेख थे वो प्राकृत में थे, और कईयों ने विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे गए थे. आफ्टर सेवरल इन्वेस्टिगेशन जेम्स प्रिंसेप डिस्फायर्ड दिस. और काफ़ी मतलब अपना इन्वेस्टिगेशंस के बाद फाइनल में जेम्स प्रिंसेप ही इसको पढ़ने में सक्सेसफुल हो पाए थे. नाउ हाउ ख्रोस्टी वॉज रीड. ख्रोस्टी जो थी वो कैसे पढ़ा गया, ख्रोस्टी लिपि को. स्क्रिप्ट वॉज यूज्ड इन नॉर्थ वेस्ट. ये जो लिपि थी इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता था, नॉर्थ वेस्ट में किया जाता था, पश्चिमोत्तर में इसका यूज़ किया जाता था. इंडो ग्रीक किंग्स कॉइन हैव बीन फाउंड इंस्क्राइब्ड इन ग्रीक एंड ख्रोस्टी. अब इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं द्वारा बनाए गए सिक्कों से ये जानकारी हासिल हुई है, और यहाँ पे ख्रोस्टी लिपि में लिखे गए इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं. नाउ हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन. अब अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य. अशोका mentioned with different name in inscriptions such as Devan Pia, beloved of God, and Piyadasi peasant behold. देखिए, इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि यहाँ पे जो था इसके अशोक के अलग अलग अभिलेख मिले हैं जिसमें उसकी उपाधियों के बारे में बताया गया है. जैसे देवान प्रिय का मीन्स क्या है, देवताओं का प्रिय मीन्स जो देवताओं को प्रिय है, और दूसरा है पियादसी मीन्स देखने में जो सुंदर है. पियादसी मीन्स पीजेंट बिहोल्ड, देखने में सुंदर. ये दोनों ही टाइटल जो हैं वो अशोक के लिए यूज किए गए हैं. आफ्टर एग्जामिंग ऑल दीज नेम्स रेफर टू अशोका. और पूरा का पूरा एग्जामिन करने के बाद ये पता चला कि ये जो नेम है वो अशोका जो किंग था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, उसके लिए यूज किए गए हैं. नाउ द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंस. अब ये जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस हैं उनकी क्या सीमाएं हैं, अभिलेख साक्ष्य जो हैं उनकी क्या सीमाएं हैं. देखिए, सबसे पहले तो फर्स्टली मिसिंग लेटर्स, अनक्लियर, सर्टेन थिंग्स नॉट मैंशनड, नॉट प्रॉपरली डिसिफायर्ड. देखिए, क्या काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इन इंस्क्रिप्शंस को यूज़ करने में, क्योंकि ये जो इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख जो है वो बहुत पुराने होते हैं, और पुराने होने की वजह से इनके लिखे हुए जो लेटर्स हैं वो हल्के हो जाते हैं, अक्षर जो हैं वो हल्के हो जाते हैं, जिनको पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है.
और कई बार इतने डल लिखे जाते हैं कि जिनको देखा नहीं जाता, और जिससे आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो कि बिल्कुल डल हुआ पड़ा है ये, और इसको पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके अलावा सर्टेन थिंग्स नॉट मेंशन्ड, और उसके अलावा कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सही तरीके से इनमें दिखाई नहीं दिया जाता, अच्छे से इनको नहीं लिखा जाता है। नॉट प्रॉपरली डिस्फियर्ड, और इसके अलावा इनको सही तरीके से पढ़ा नहीं गया है। So friends, this is all about this chapter. Thank you. Have a nice day.